नमस्कार, मैं हूँ शांभवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छावाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूँ। धीरे धीरे सभी स्टेट की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई है। एमसीसी के रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों का शेड्यूल आ चुका है, जिसको इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ काउंसलिंग से जुड़े जो नियम हैं, जो रूल्स हैं सीट एक्सेप्ट करने के और छोड़ने को लेकर, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको हिमाचल प्रदेश का भी शेड्यूल बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है, एक वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में भी बात होगी। थोड़ी बात उसके बारे में भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का शेड्यूल हम लोग देख लेते हैं। 20 जुलाई को ये जारी हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वह 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है। 28 जुलाई को 11 बजे सुबह तक लास्ट डेट है। सुबह 11 बजे तक की टाइमिंग दी गई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कुल 3 दिन का समय यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और इसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करनी है। सिक्योरिटी मनी आप रजिस्ट्रेशन के बाद डिपॉजिट कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है सिक्योरिटी मनी के डिपॉजिट करने की वह 28 तारीख को 5 बजे तक की रखी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होंगे, यानी कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इसके बाद 29 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगी। जी हाँ, मेरिट लिस्ट देख के हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि 2023 में कट ऑफ किस तरीके का रहने वाला है। इसके 2 दिन बाद 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर 3 अगस्त तक को सुबह 11 बजे तक चॉइस फिलिंग का समय दिया गया है। थोड़ी प्रॉब्लम यूपी के रजिस्ट्रेशन में भी आती है। जो अलॉटमेंट है राउंड 1 की वो 3 या 4 अगस्त को आ सकती है। अलॉटमेंट के बाद आपको अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आपके एडमिशन लेटर पर जो नोडल सेंटर होता है उस सेंटर को विजिट करके आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तो ये शेड्यूल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट भी है। 30+ यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर 100% सीट्स ओपन है, तो काफी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है उत्तर प्रदेश। हालांकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें बहुत कम ही ऐसा है जो कि क्वालिटी वाइज एकेडमिकली बहुत अच्छे हों, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनका स्कोर और बजट दोनों ही कम है उनके लिए नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उत्तर प्रदेश भी होता है। तो ये उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग का शेड्यूल था। तो चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग ब्रोशर के बारे में। सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट पे बात कर लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करेंगे, चाहे एमबीबीएस हो या फिर बीडीएस हो, उनको 30,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन के समय दे देनी होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमबीबीएस के लिए आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है। डेंटल के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस समय में आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पर आपको एक नोडल सेंटर चुनना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा ऑनलाइन ही। नोडल सेंटर इसलिए चुनना पड़ता है क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है आपको आगे, तो आपको इस नोडल सेंटर पर विजिट करना होगा। जनरली अगर सब कुछ सामान्य है या ठीक है तो इसकी कोई भी जरूरत आज सच नहीं पड़ती है, लेकिन इनकेस दिक्कत आने पर इस नोडल सेंटर पर जाकर आप अपनी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 16 नोडल सेंटर्स हैं, तो आपके घर के नजदीक जो भी है फॉर्म रजिस्टर करते समय आप उसे चुन सकते हैं। आगे रिजर्वेशन की बात की गई है, इसे आप ब्रोशर में जाकर खुद से चेक कर लेंगे। जो रिजर्वेशन है फ्रीडम फाइटर का है, एक्स सर्विसमैन का है, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स का है और बी ग्रेड और सी ग्रेड के एनसीसी कैंडिडेट्स का है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब सीधी बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। हम लोग जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, आप सबको एक बात पता होगी कि उत्तर प्रदेश में जो राउंड 1 होता है वह फ्री एग्जिट नहीं होता है। तो यहाँ पर यह बात साफ लिखी गई है कि प्रथम चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही अर्ह होंगे। तो मैं आपको आसान भाषा में बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। राउंड 1 में आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई है उत्तर प्रदेश में, तो आपको उस पर एडमिशन ले लेना है। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपने जो भी वहां पर अमाउंट डिपॉजिट किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो 30,000 का हो या फिर 1 लाख का हो या फिर 2 लाख का हो, वह सरकार जब्त कर लेगी। आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल तो रहेंगे, लेकिन राउंड 2 में आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर भरनी पड़ेगी। राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर चुके हैं और उनको कोई भी सीट नहीं मिली है, तो उनको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी है। वह कैंडिडेट सीधा चॉइस फिलिंग करेंगे
और दूसरी बात अपग्रेडेशन को लेकर लिखी गई है कि अगर आप राउंड 2 में अपग्रेड हो जाते हैं तो जो पुरानी वाली सीट है वो कैंसिल होकर किसी और को अलॉट हो जाएगी और आपको जो नई सीट मिली है उस सीट को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक और खास बात है यहाँ पर कि अगर राउंड 1 में आपने कोई कॉलेज लिया है और फिर राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन के लिए चॉइसेस डाले तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं उसका नाम आपको राउंड 2 में ऐड ही नहीं करना है। जो उससे बेटर ऑप्शंस है आप उसको ऐड करिएगा। अगर आप सेम नाम वहां पे ऐड कर लेते हैं तो आपको नोडल सेंटर पे जाके एडमिशन की प्रक्रिया फिर से कंप्लीट करानी होगी। तो क्या करना है ऐसे में, आपको जो ऑप्शन मिल चुका है, जिस सीट को आप एक्सेप्ट करके अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, उसको आपको ऑप्शन में डालना ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भी अलॉटमेंट आएगी आपको उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन का जो प्रोसीजर है लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिपोजिशन और फीस डिपोजिशन वह उसी कॉलेज में करना होगा। याद रखिएगा ये जो नियम मैं बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेजेस के लिए है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको जो नोडल सेंटर मिला है जो कि एक मेडिकल कॉलेज ही होगा, उस मेडिकल कॉलेज में जाकर आपको अपने एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वह भी मैं आपको बता देती हूँ। नीट यूजी 2023 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मार्कशीट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और इसके अलावा अगर किसी तरीके का रिजर्वेशन है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी यानी कि जो भी ब्रोशर में लिखा गया था कि आपको कहां से बनवाना है उत्तर प्रदेश में, वह आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। अगर कोई भी कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको जो पहचान पत्र है जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, कोई एक आपको कैरी कर लेना है एडमिशन के टाइम पे। बाकी आगे डिस्क्लेमर है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपकी जो अलॉटमेंट है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ तीसरे राउंड में अभी भी मॉप अप राउंड है तो यहाँ पे राउंड 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो मॉप अप राउंड पहले की तरह यहाँ पर है। मॉप अप राउंड के लिए वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्होंने यूपी के राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं ली है। मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा भले ही आपने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया हो लेकिन मॉप अप के लिए वहां पर फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1000 रुपए का पंजीकरण शुल्क वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस के तौर पर आपको देना होगा। तो मॉप अप में वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीट नहीं मिली। एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यूपी नीट यूजी के प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेश के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप अप राउंड में आहर नहीं होंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी स्टेट के राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीट मिल गई है, ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई है या फिर यूपी में सीट मिल गई है, तब आप मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन एमसीसी में क्या बदला है, राउंड 1 से आप अपग्रेड करके राउंड 2 में जा सकते हैं और राउंड 2 के बाद अपग्रेड करके राउंड 3 में भी जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के नॉर्म्स इससे मैच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बाद में बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल जो ये ऑफिशियल नोटिस आई है डीजीएमई यूपी की तरफ से जो वेबसाइट पर है वह मैं आपको बता रही हूँ। फिर आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन के बाद सीट की कन्वर्जन बताई गई है कि किस कैटेगरी में सीट खाली होती है तो वह कौन सी सीट में कन्वर्ट होती है। तो जो भी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी के एसटी के अंदर की कैटेगरीज हैं, अगर ये खाली रह जाती हैं तो ये एसटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से एससी के जो सब कैटेगरीज है वह कन्वर्ट होती है तो वह सीट एससी कैटेगरी को जाती है। अनरिजर्व की सीट अनरिजर्व को जाती है, ओबीसी की ओबीसी को जाती है और ईडब्ल्यूएस की सब कैटेगरी से अगर खाली है तो वह ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद अगर एसटी की सीट खाली बचती है तो वो एससी में कन्वर्ट हो जाती है। एससी की खाली बचे तो वह सीधे यूआर में, ओबीसी की भी यूआर में, ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी की भी सीट्स यूआर में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए अगले पॉइंट में ये बात लिखी गई है कि नीट यूजी 2023 के मॉप अप राउंड के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में सीट्स रिक्त रहने पर रिक्त सीट्स का 10 गुना ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग तथा मॉप अप राउंड में कोई भी मेडिकल डेंटल सीट आवंटित नहीं हुई हो और वह यूपी नीट यूजी काउंसलिंग में पंजीकृत हुए हों, उनकी मेरिट सूची निजी क्षेत्र के कॉलेजेस को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे नियम पुराने हैं, याद रखिए। इनके कहने का मतलब ये है कि टोटल वैकेंसी जितनी होगी उसके 10 टाइम्स एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये पहले से चली आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीट मिल गई और रिजाइन करना चाहते हैं तब क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, त्याग पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी आहार होंगे जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो। यानी रेजिग्नेशन आप तब कर सकते हैं जब अलॉटमेंट के बाद आपने वहां पर जाकर एडमिशन लिया है, आपने कॉलेज की फीस भरी है,
अलॉटमेंट होता है और आप छोड़ देते हैं तब तो सीधे सीधे सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर जब्त हो जाती है। लेकिन अगर आपने वहां पर सीट ले ली थी, आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट मिल गई या फिर किसी अन्य स्टेट में सीट मिल गई है, तब भी आप वहां पर रेजिग्नेशन दे सकते हैं। लेकिन क्या है उसकी प्रक्रिया? अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कॉलेज नोडल सेंटर पर संपन्न की गई थी, उसी कॉलेज नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग पत्र देना होगा। तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस पर एक नोडल सेंटर होगा, उस सेंटर पर जाकर आपको फीस जमा करनी है और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो जब रेजिग्नेशन करना होगा तो कैंडिडेट को फिजिकली उसी सेंटर पर जाना होगा और वहां पर जाकर वह अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं। मेडिकल डेंटल कॉलेज नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग पत्र NIC के पोर्टल पर निर्धारित समय अंतर्गत अपलोड करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किए गए त्याग पत्र ही मान्य होंगे। तो आपको ये भी सिक्योर कर लेना है कि आप यहाँ पर रिजाइन करेंगे, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं वे आपके रेजिग्नेशन को NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दें। अगला पॉइंट है, यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित होकर प्रदेश किसी भी राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात वह प्रदेश की प्रथम काउंसलिंग की प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व, उदाहरण के लिए द्वितीय काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 24 जुलाई से प्रारंभ है, तो अभ्यर्थी 21 जुलाई को 4 बजे तक अपनी सीट पर त्याग पत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि राउंड 1 में आपको किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन मिल गया और आप एडमिशन ले चुके थे उत्तर प्रदेश में भी, तो उस सीट को आप कब तक विथड्रॉ कर सकते हैं? तो राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग होगी उसके 2 दिन पहले तक आपको उसे विथड्रॉ कर लेना है। विथड्रॉ करेंगे तो कितने चार्जेस कटेंगे? प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात त्याग पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थी पर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। राउंड 1 में एडमिशन लेके छोड़ते हैं तो दूसरे नियम, और राउंड 2 में छोड़ते हैं तो दूसरे नियम। अगले पॉइंट में ये बात लिखी है कि राउंड 2 की काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मॉपअप चक्र के 2 दिन पूर्व तक आप सीट छोड़ सकते हैं। ऐसे में आपकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस जमा की थी आपने, उसको जब्त कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट, निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात प्रथम और द्वितीय चक्र से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी। प्रथम और द्वितीय चक्र से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉपअप राउंड से 2 दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि उसके द्वारा तत्सम जमा किए गए शिक्षण शुल्क का 50% जब्त करके लौटाई जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि राउंड 2 के बाद मॉपअप राउंड की जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो उसके ठीक 2 दिन पहले तक आप यूपी में कॉलेजेस छोड़ सकते हैं। आपने अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर 14 लाख की फीस जमा की है तो उसका 50% यानी 7 लाख सरकार जब्त कर लेगी। अगर आपने किसी सरकारी कॉलेज में 30,000 की फीस जमा की है तो 15,000 सरकार जब्त कर लेगी, और इसके साथ साथ आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की थी उसका आधा भी सरकार यहाँ पर जब्त कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकीय क्षेत्र की मेडिकल सेंट्रल कॉलेज हेतु चक्र के पश्चात अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समक्ष शिक्षण शुल्क तथा 1 लाख रुपए का अर्थदंड देय होगा। यानी कि मॉपअप के बाद अगर आप सरकारी सीट छोड़ते हैं तो जो भी फीस थी उसके साथ साथ आपको 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वह भी अलग से देना होगा। धरोहर राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर ली जाएगी। यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस की जा चुकी है तो आपको वापस इनको लौटानी होगी। और ये नियम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या है? अगर मॉपअप राउंड के बाद या फिर पढ़ाई करने से पहले आप अपनी सीट छोड़ देते हैं तो आपको समस्त शिक्षण शुल्क यानी कि अ काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप इसे कह सकते हैं कि मॉपअप राउंड के बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज की सीट छोड़ते हैं तो पूरे कॉलेज की जो भी टोटल कोर्स फीस थी वो आपको देनी होगी, या फिर पढ़ाई के दौरान भी अगर आप छोड़ते हैं तो पूरे कोर्स की फीस आपको देनी होगी। तो कॉलेजेस के फेवर में सरकार ने यहाँ पर ये नियम बना रखा है। तो अगर राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद सीट छोड़ते हैं तो 10% वहां पर जो फी है वह डिडक्ट की जाती है अलॉन्ग विद forfeiture of 10% ट्यूशन फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके साथ साथ सरकारी कॉलेजेस के लिए 2 साल का बॉन्ड है। राजकीय मेडिकल कॉलेजेस स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 2 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से संबंधित बॉन्ड भराया जाएगा। बॉन्ड की धनराशि 10 लाख की होगी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकारी कॉलेज जैसे MBBS या BDS करेंगे, चाहे स्टेट कोटे से
चाहें या फिर ऑल इंडिया कोटे से उनको 2 साल तक अपनी सर्विसेज उत्तर प्रदेश में देनी है या फिर 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है उनको। प्राइवेट पर ये लागू नहीं होता। इसके बाद उनके बोर्ड से संबंधित जानकारी है, तो जो मेन नियम है वह मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो ये जानकारी थी काउंसलिंग के बारे में। हमने बात की है उत्तर प्रदेश के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 28 जुलाई को सुबह 11 बजे तक चलेंगे। इसी दौरान आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कर लेनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की लास्ट डेट 28 जुलाई को शाम के 5 बजे तक की दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके ऑनलाइन होने हैं और इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो 29 जुलाई को आएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगी, यानी कि एमसीसी के राउंड 1 का रिजल्ट आप जान चुके होंगे तब तक। उसके बाद उसी हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश में चॉइस फिलिंग करनी है। अलॉटमेंट 3 या 4 अगस्त को आएगा और जो रिपोर्टिंग है वह 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक होगी। आगे का जो शेड्यूल है वह फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये जानकारी थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल के बारे में। तो कैंडिडेट्स, ये थी आज की बड़ी अपडेट। काउंसलिंग से जुड़ी और जो अपडेट्स आएंगी मैं आप सब तक लेके आती रहूंगी। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बेनिफिशियल और फ्रूटफुल काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7834889384। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जल्द आऊंगी आप लोगों तक और अच्छे अपडेट्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।